नाउ गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन। नाउ इन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमको डेफिनेशन भी मिली थी, दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। को उसके बेसिस पे कि आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हमने बात की थी। एंड ऑल्सो सेकेंड थिंग कि हमने किया था कि वो एक्सप्लेन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड डेराइव थर्मोमेट्री इक्वेशन। ओके, वो सारी चीज़ें हमको मिली थी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमको पता चलता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वो हमको किस चीज़ की डेफिनेशन दे रहा है। सो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव अ डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। ओके, नाउ एंड हमने एक थर्मोमेट्री का इक्वेशन भी सॉल्व किया था। ओके, द सेकंड हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट इज़ कॉल्ड क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन। जो क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन है उसमें हमने बोला था कि आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेराइव ओनली क्लैपेरॉन इक्वेशन और वी कैन से द सेकंड थिंग इज डेराइव क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन। मैंने बताया था आपको कि उसमें क्या होता है कि तीन डिफरेंट सिस्टम होती है, लाइक सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसियस एंड ऑल्सो सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस। सेम एज इट इज व्हेनेवर सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट ए टाइम क्या होता है दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। सेम एज इट इज वो उसको हम क्या बोलते हैं, LF, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेम देन दूसरा क्या था कि लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस एट ए टाइम क्या होता है, LV, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एंड द लास्ट वन हमने क्या बोला था कि सॉलिड इज़ कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। तो व्हेनेवर सॉलिड इज़ कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म तो वो जो चीज़ है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, ओके, तो वो हमने तीन सिस्टम को देख के हमने किया था। तो वो जो तीन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको जो इक्वेशन मिलता है कि मैंने बताया था कि dt अपॉन dp वाला जो इक्वेशन था तो वो हमको बोल रहे थे ओनली वो क्या है, क्लैपेरॉन इक्वेशन। अगर आपको बोला जाए कि क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन तो आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म वाला इक्वेशन डिराइव करना है और बाद में जो लास्ट में आपको इक्वेशन मिलेगा दैट इज कॉल्ड log p2 अपॉन p1 इज इक्वल टू डेल्टा LV अपॉन 2.303 इंटू R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, दैट इज कॉल्ड क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन। तो वहाँ तक आपको डिराइव करना है। ओके, फिर मैंने वो बीच में आपको जो वो भी बताया था कि व्हेनेवर ये dg इज इक्वल टू v इंटू डी माइनस एस इंटू dt कहाँ से आता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ओके, तो जो क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन हमको मिला था उस इक्वेशन को लेके हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स काउंट करने होंगे। ओके, बट वो न्यूमेरिकल्स हम काउंट करें उनसे पहले ये जो हमारी जो यूनिट 1 है दैट इज़ कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, उसमें जो थियरीज है वो हम पहले कंप्लीट करेंगे। ओके, तो लास्ट हमने पढ़ा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द सेकंड टॉपिक वाज क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन। नाउ द थर्ड टॉपिक्स जो आज हम पढ़ने वाला है दैट इज कॉल्ड डेराइव वॉन्ट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम ये वाला जो इक्वेशन है टू बी नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कंटिन्यू ये इक्वेशन हम स्टडी करेंगे। ओके, तो इक्वेशन कौन सा वाला है, डेराइव वॉन्ट ऑफ आइसोकोर। बहुत सारे इक्वेशन है, वॉन्ट ऑफ आइसोकोर है, वॉन्ट ऑफ आइसोथर्म है। तो इसमें से इन दोनों में से आपका जो ये यूनिट नंबर 1 है दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें दोनों है वॉन्ट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन एज वेल एज वॉन्ट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन। तो नाउ द फर्स्ट हम आज पहला जो डराइव करने वाले हैं वो कौन सा है, वॉन्ट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंस। तो वॉन्ट ऑफ आइसोथर्म जो कोर इक्वेशन है अगर वो हमको डराइव करना है तो उसके लिए हमको एक इक्वेशन चाहिए दैट इज कॉल्ड वॉन्ट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन। तो वॉन्ट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन है जो दिया गया है, वॉन्ट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन इज गिवन बिलो। तो वॉन्ट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन कौन सा है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln KP, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln KP है वो कौन सा इक्वेशन है, वॉन्ट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन। ये जो वॉन्ट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन है वो यूज़ करके हम क्या डिराइव करेंगे, वॉन्ट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन। ओके, तो आपको पहला इक्वेशन मिल गया है दैट इज कॉल्ड वॉन्ट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन। इसमें जो डेल्टा G0 है दैट इज को उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ओके, जो डेल्टा G0 है अगर ओनली डेल्टा G होगा तो हम क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी चेंज। बट व्हेनेवर उसके किसी के ऊपर अगर सपोज कि डेल्टा G0 है, ऐसे डेल्टा H0 है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। ओके, तो दैट इज डेल्टा G0 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। एंड हियर यहाँ R है वो क्या है, गैस कांस्टेंट है, T दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर, एंड KP क्या है, इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट। नाउ एट ए कांस्टेंट प्रेशर, सपोज कि हम प्रेशर क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। एट अ कांस्टेंट प्रेशर इट मीन्स प्रेशर फिक्स्ड है, ओके। और जो इक्वेशन हमने लिखा हुआ है वांट ऑफ आइसोथर्म का इक्वेशन डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT/ln/Kp, ओके। उस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, किससे, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ओके। तो क्या इक्वेशन में होगा, d/dt into delta Z0 at a constant pressure is equal to minus RT/ln/Kp minus RT square d/ln/Kp upon dt, ओके। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ओके। वो आपको क्या मिला, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। एट अ कांस्टेंट प्रेशर पे हमने क्या किया, उसको विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमने उसको क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया है, ओके। नाउ हमको जो इक्वेशन नंबर 2 मिला है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय टी बोथ द साइड इन इक्वेशन नंबर 2, मतलब टी दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये जो इक्वेशन नंबर 2 मिला है उसमें हम टी जो है टेम्परेचर वो बोथ द साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, टी इंटू d/dt डेल्टा G0 एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस RLn/Kp माइनस RT स्क्वायर d/ln/Kp अपॉन dt, ओके। जो हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 3। बट वी नो दैट द डेल्टा G0 इज इक्वल टू क्या है, माइनस RT/ln/Kp। तो हमारा जो ये चौथा इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा कि जो RT/ln/Kp है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डेल्टा G0। तो हमको क्या मिलेगा, T इंटू d/dt डेल्टा G0 एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा G0 माइनस RT स्क्वायर d/ln/Kp अपॉन dt, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4, ओके। यहाँ तक आपको समझ आ गया, ये इक्वेशन नंबर 4 हमको मिल गया है। ये जो इक्वेशन नंबर 4 हमको मिला है, तो नाउ एट अ कांस्टेंट प्रेशर क्या है, गिब्स, नाउ एट अ कांस्टेंट प्रेशर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इज फॉलो। आपने इन अ सेमेस्टर 3, आपने जो सेमेस्टर 3 में जो आपका 2002 में एक फर्स्ट यूनिट आता था दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, और वो जो थर्मोडायनेमिक्स था यूनिट, उसमें आपने एक स्टडी किया था, वो क्या था, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो वो जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन एट अ कांस्टेंट प्रेशर हमको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन मिलता है, ओके। तो वो जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है वो क्या है, वो जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हमको मिलता है वो क्या है, टी इंटू d/dt डेल्टा G0 एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा G0 माइनस डेल्टा H0, ओके। वो इक्वेशन हमारा ऑलरेडी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है एट अ कांस्टेंट प्रेशर का, ओके। तो वेन एवर दिस इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ओके। तो अगर इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को हम कंपेयर करते हैं तो हमको एक नया इक्वेशन मिलता है दैट इज कॉल्ड T इंटू d/dt डेल्टा G0 P इज इक्वल टू डेल्टा G0, वो सारी चीज़ें सेम है। तो हमको जो नया इक्वेशन मिलता है वो क्या मिलता है, डेल्टा H0 इज इक्वल टू RT स्क्वायर d/ln/Kp अपॉन dt, ओके। नाउ अगर हम ये d/ln/Kp है उसको हम मेन लेंगे तो क्या होगा, d/ln/Kp इज इक्वल टू डेल्टा H0 अपॉन RT स्क्वायर इंटू dt, दैट इज द इक्वेशन नंबर 6। हमको एक इक्वेशन 6 मिल गया, ओके। ये जो इक्वेशन नंबर 6 है हम उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। अगर हम उसको इंटीग्रेटेड करते हैं बिटवीन टू T1 टू T2 एंड P1 टू P2, ओके। तो ये जो इक्वेशन नंबर 6 है, यहाँ तक आपको समझ आ गया इक्वेशन नंबर 6 तक, ओके। कि हमने इक्वेशन नंबर 4 हमको इक्वेशन नंबर 4 तक समझ आया। फिर हमको पता है कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो ये वाला है इक्वेशन नंबर 5 वाला, और इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 को हमने क्या किया है, कंपेयर किया है। तो उसमें से दो जो सेम चीज़ है वो तो निकल जाएगी, तो ओनली क्या बचता है, डेल्टा H0 इज इक्वल टू RT स्क्वायर d/ln/Kp, ओके। और फिर हमने d/ln/Kp को कर्ता बना लिया और फिर उसके हिसाब से हमको इक्वेशन नंबर 6 मिल गया, ओके। दिस इक्वेशन नंबर 6 को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अगर ये इक्वेशन नंबर 6 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कि इंटीग्रेशन T1 टू T2 एंड P1 टू P2, तो इक्वेशन 6 है उसका इंटीग्रेशन होता है तो क्या होता है, इंटीग्रेशन Kp1 टू Kp2 इन d/ln/Kp इज इक्वल टू डेल्टा H0 अपॉन R इंटीग्रेशन T1 टू T2 dt अपॉन T स्क्वायर। तो हमको एक नया उसमें से इक्वेशन मिलेगा। अगर इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट निकालेंगे तो क्या इंटीग्रेशन निकालेंगे तो log Kp2 अपॉन Kp1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H0 अपॉन 2.303 इंटू R
1/T1 माइनस 1/T2। ओके, वो हमको एक इक्वेशन मिलता है। सेम एज इट इज़ वो जो इक्वेशन है उसमें हमने 1/T1 माइनस 1/T2 लिखा है। अगर 1/T2 आगे ला दे, 1/T1 पीछे ले जाए तो क्या होगा कि माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा इक्वेशन में, log Kp2/Kp1 इज इक्वल टू प्लस डेल्टा H0/2.303 इंटू R 1/T2 माइनस 1/T1। ओके, तो फॉर अ नॉर्मल कंडीशन ये जो हमने इक्वेशन लिया है वो इक्वेशन कौन सी कंडीशन में है, ये जो हमने इक्वेशन लिया है वो इक्वेशन है एट स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज कॉल्ड डेल्टा G0। तो फॉर अ नॉर्मल कंडीशन में हम उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा H0 इज इक्वल टू डेल्टा H। ओके, तो ये इक्वेशन नए से हो जाएगा, log Kp2/Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा H/2.303 इंटू R 1/T2 माइनस 1/T1। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 7। ये जो इक्वेशन नंबर 7 है उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 7 है वो है इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वांट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन। ओके, इक्वेशन नंबर 7 है वो है इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ want of isochore equation। नाउ ये आपको मिल गया इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ want of isochore equation। हमने इसमें लिखा था एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंट ऑफ want of isochore equation। तो ये जो इक्वेशन है उसकी एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंट क्या है, तो बाय नोइंग ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हम want of isochore का इक्वेशन यूज़ करके हम कैलकुलेशन करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स काउंट करेंगे इसमें भी इस इक्वेशन का यूज़ करके हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर हमको जो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है उसकी, तो बाय knowing T1, T2, Kp1 and Kp2 तो वी कैन फाइंड आउट डेल्टा H। ओके, न्यूमेरिकल्स में हमने Kp2, Kp1, T1 और T2 की वैल्यू दी गई है तो हम डेल्टा H फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आर जो है, आर क्या है, दैट इज़ कॉल्ड गैस कांस्टेंट। ओके, आर जो है वो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड गैस कांस्टेंट। ओके, तो आर की जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है वो आपको दी गई होगी, बट वो इट्स डिपेंड्स यू कि आपको किस में कन्वर्जन करना है, कि अगर कैलोरी में आपको आंसर देना है कि आपको जूल में आंसर देना है, वो आप हम न्यूमेरिकल काउंट करेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे काउंट करना है। जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो क्या है कि वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन equilibrium constant by using delta H, T1, T2, Kp1 और Kp2। सपोज हमको डिटरमाइन करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड Kp1 और Kp2। तो हमको डेल्टा H दिया होगा, T1 दिया होगा, T2 दिया होगा। ओके, या Kp1 दिया होगा तो हम Kp2 फाइंड आउट करेंगे, अगर Kp2 दिया होगा तो Kp1 फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ और इम्पोर्टेंस ऑफ वांट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन। तो डेराइव ये हमारा जो ये टॉपिक था फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड डेराइव वांट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंट। तो हमको ये इक्वेशन नंबर 7 दैट इज कॉल्ड वांट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन भी हमको मिल गया है और उनकी एप्लीकेशन और वी कैन से उसकी इम्पोर्टेंस भी हमको मिल गई है। ओके, तो अगेन मैं उसको एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि क्या है कि डेराइव वांट ऑफ, आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, डेराइव वांट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंस। तो हमको ये वांट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन डेराइव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो वांट ऑफ आइसोथर्म जो इक्वेशन है वो हमको लिखना पड़ेगा। फिर वो जो हमको इक्वेशन मिला है उसको हम क्या करेंगे, एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर उस इक्वेशन का विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हम क्या करेंगे, उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। फिर हमको जो इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन में हम टेम्परेचर को बोथ द साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा। फिर हमको पता है कि डेल्टा G इज इक्वल G0 इज इक्वल टू माइनस RTLN Kp, तो वो इक्वेशन, उस इक्वेशन में हम RTLN Kp के बदले हम उस डेल्टा G की वैल्यू रखेंगे। ओके, तो वो हमको मिलेगा। फिर हमको पता है कि एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है, वो हम लिखेंगे। फिर हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 हमको कंपेयर करना है, तो उसमें से हमको क्या मिलता है कि सेम चीज़ तो निकल जाएगी। तो बचता क्या है, ओनली डेल्टा H0 इज इक्वल टू RT² DLN Kp अपॉन DT। तो हमको अगर हम DLN Kp है उसको मेन लेंगे तो हमको पूरा एक इक्वेशन मिलेगा। उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा। ओके, तो हमको जो मिलेगा इक्वेशन दैट इज कॉल्ड डेल्टा H0, दैट इज फॉर द स्टैंडर्ड एनर्जी के लिए होगा। ओके, बट अगर हमको नॉर्मल कंडीशन वैल्यू के लिए इक्वेशन लिखना है तो क्या होगा, डेल्टा H0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H। तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा डेल्टा H। ओके, तो वो हमको जो इक्वेशन मिल गया दैट इज कॉल्ड इक्वेशन इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वांट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन। ओके, नाउ द सेकंड थिंग वो क्या लिखा है और उसमें क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि एप्लीकेशन और वी कैन से इम्पोर्टेंस ऑफ वांट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन। तो हमारे पास
हमारे पास दो ही इनपुट उनकी एप्लीकेशंस है। जो उनमें से फर्स्ट है वो कौन सी है कि अगर हमारे पास T1 की वैल्यू है, T2 की वैल्यू है, Kp1 की वैल्यू है और Kp2 की वैल्यू है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा एच। एंड द सेकेंड थिंग में क्या है कि अगर हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, दैट इज़ Kp1 और Kp2 फाइंड आउट करना है, तो हम हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू होगी, T1 की वैल्यू होगी, T2 की वैल्यू होगी। और अगर Kp1 फाइंड आउट करना है तो किसकी वैल्यू हमारे पास होगी, Kp2 की वैल्यू दी जाएगी न्यूमेरिकल्स में। और अगर आपको Kp1 की फाइंड आउट करनी है, Kp2 की फाइंड आउट करनी है, तो आपको कौन सी दी गई होगी, Kp1 की। दैट इज़ द डिराइव इक्वेशन फॉर वांट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन एंड इट्स गिव इट्स इम्पोर्टेंस। ये जो हमारा टॉपिक था आज का वो हमने कंप्लीट कर दिया। ओके, नाउ द सेकंड टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड राइट नॉट ऑन टॉर्टन्स लॉ। ओके, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, राइट नॉट ऑन टॉर्टन्स लॉ। तो टॉर्टन्स लॉ है वो दो साइंटिस्ट ने दिया है, दैट इज़ वन इज़ द डेस्प्रेट्स एंड अनदर वन इज़ रामसे। ओके, ये जो दो साइंटिस्ट है उसने क्या लिखा था कि हैव सोवन दैट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस एट द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड एट वन आइडेंटिकल प्रेशर LV अपॉन VG माइनस VL इज़ आइडेंटिकल और सेम। इट मीन्स इन लोगों ने क्या शो किया था कि जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, अलग अलग होता है। सिंपल सी चीज़ है कि आप जब प्रैक्टिकल करते हैं, ऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल, उसमें आपको दिया जाता है कोई कंपाउंड दिया जाता है। ओके, तो जो कंपाउंड दिया जाता है उसका हम क्या लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं। ओके, बट अगर आपको उसमें लिक्विड दिया जाता है, सपोज़ कि आपको इथेनॉल दिया है, या तो फिर आपको क्लोरोबेंजीन दिया है, या तो फिर आपको क्लोरोफॉर्म दिया है, दैट इज़ ऑल आर द लिक्विड फॉर्म। ओके, तो ऑल लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड्स होंगे उनके सबके टेम्परेचर कितने होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे कि बेंजाल्डिहाइड है, उसका भी डिफरेंट टेम्परेचर है, नाइट्रोबेंजीन है तो उसका भी, वो भी लिक्विड फॉर्म में है, तो उसके सबके टेम्परेचर कैसे हो, डिफरेंट है। तो इसमें इन लोगों ने क्या किया है कि डिस्पर्ट्स एंड रामसे है सॉन दैट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस एट द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। ओके, उसका डिफरेंट सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट कहाँ पे, एट वन आइडेंटिकल प्रेशर। वो कहाँ पे होते हैं, एट वन आइडेंटिकल प्रेशर एट अ टाइम क्या होता है कि LV अपॉन VG माइनस VL, LV अपॉन VG माइनस VL इज आइडेंटिकल और सेम। वो क्या होता है, LV अपॉन VG माइनस VL। ये हमने कहाँ स्टडी किया था, इन अ क्लैपिरॉन इक्वेशन में। क्लैपिरॉन इक्वेशन में हमने कहाँ स्टडी किया था, VG माइनस VL, दैट इज लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म, एंड व्हेनेवर लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म एट अ टाइम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, और LV लिखते हैं तो LV को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, तो क्या होता है कि दो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। एट वन आइडेंटिकल प्रेशर है, डिफरेंट होते हैं, बट एट वन आइडेंटिकल प्रेशर LV अपॉन VG माइनस VL वो क्या होता है, सेम होता है। ये जो रेशियो हमने लिया है LV अपॉन VG माइनस VL, वो हमने कहाँ से लिया है, क्लैपिरॉन इक्वेशन। क्लैपिरॉन इक्वेशन में हमने जो एक सिस्टम स्टडी किया था, दैट इज़ क्या था, वेपोराइजेशन, दैट इज़ LV अपॉन VG माइनस VL। तो लिक्विड इज़ कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म, और वो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। when critical point, अगर critical point नियर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, तो VG माइनस VL नियर टू हम क्या लिख सकते हैं, VG। तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, LV अपॉन VG माइनस VL इज इक्वल टू LV अपॉन VG। ओके, ये जो हमको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ओके, कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट नियर टेम्परेचर VG माइनस VL क्या हो जाएगा, नियर टू VG। तो हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन LV अपॉन VG माइनस VL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LV अपॉन VG। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, हमको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, बट वेन एवर n इज इक्वल टू 1 होगा, n इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू RT। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, VG, तो PVG इज इक्वल टू क्या होगा, R इंटू TB, B दैट इज फॉर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, PVG इज इक्वल टू R इंटू TB। तो अगर VG को हम मेन लेंगे तो क्या होगा, VG इज इक्वल टू R इंटू TB अपॉन
P, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. हमको जो इक्वेशन नंबर 3 मिला है, ओके, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ Vg की वैल्यू हमको मिल गई है इक्वेशन नंबर 3 में, क्या है, R इंटू TB अपॉन P. ओके, तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 की हमको वैल्यू मिल गई है Vg की, वो हम किस में लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1. ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें लिखेंगे. तो क्या होगा, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ Vg इन इक्वेशन 1 देन वी कैन राइट LV अपॉन Vg. क्या होगा, LV अपॉन Vg इज इक्वल टू क्या होगा, हम LV अपॉन Vg की जगह पे हम ये R इंटू TB अपॉन P लिखेंगे. तो क्या होगा, LV अपॉन TB इंटू P अपॉन R, इससे मिलेगा. तो LV अपॉन TB इज इक्वल टू क्या होगा, LV अपॉन Vg इंटू R अपॉन P. बट एट 1 एटमोस्फियरिक प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होता है, 1 एटमोस्फियर. एट 1 एटमोस्फियरिक प्रेशर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1. तो हम ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, LV अपॉन TB इज इक्वल टू LV अपॉन Vg इंटू R है वो क्या है, गैस कांस्टेंट है. ओके, उसके डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो वही रहेगा. तो गैस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो जाएगा. तो क्या होगा, LV अपॉन TB इज इक्वल टू LV अपॉन Vg इंटू कांस्टेंट. ओके, तो हमको क्या मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. तो R क्या है, गैस कांस्टेंट है, और P इज इक्वल टू हमने 1 लिया है तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. तो हियर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर LV अपॉन Vg क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. ओके, LV अपॉन Vg इंटू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय LV अपॉन Vg करेंगे तो कांस्टेंट ही रहेगा. तो हमको क्या मिलेगा, नाउ द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी दैट इज डेल्टा HV. Okay, value of latent heat of vaporization is equal to latent heat of enthalpy. It means LV वो है, LV that is called latent heat of vaporization, वो is equal to क्या है, and heat latent heat of enthalpy, उसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा HV. ओके, तो इक्वेशन में क्या होगा कि LV अपॉन TB इज इक्वल टू LV अपॉन Vg इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है. तो हमने लिखा है कि LV इज इक्वल टू क्या है, नाउ वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू क्या है, लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी. लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा HV. इट मीन्स डेल्टा L, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दैट इज कॉल्ड LV इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा HV. तो जनरली एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है LV अपॉन TB इज इक्वल टू LV अपॉन Vg इज इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमने लिखा है. तो एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कांस्टेंट की एक वैल्यू है. वो जो वैल्यू है वो क्या है, 21 कैलोरी पर मोल पर डिग्री. ओके, वो जो वैल्यू है वो क्या है, 21 कैलोरी पर मोल पर डिग्री. ओके, तो ये जो ये हम कांस्टेंट लिखते हैं उसके बजाय पे हम क्या उसकी वैल्यू लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा LV इज इक्वल टू डेल्टा HV, क्योंकि LV और डेल्टा HV बोथ आर दी सेम, क्योंकि हमने यही हमने लिखा पहले सेंटेंस में लिखा है ना, नाउ वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दैट इज कॉल्ड LV इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी दैट इज कॉल्ड डेल्टा HV. तो ये जो हम लिख सकते हैं, LV इज इक्वल टू डेल्टा HV इज इक्वल टू 21. हमने किया है ना कि 21 कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 21. ओके, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम क्या लिखेंगे, 21 इंटू TB कैलोरी पर मोल पर डिग्री. ये जो इसका यूनिट है और ये यूनिट लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम जो न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करते हैं उसमें, और किसी भी हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री उसमें न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करते हैं उसमें मैथमेटिकल्स के मार्क्स नहीं होते, कन्वर्जन्स एंड सेकंड थिंग हम कैसे पीछे हमको आंसर मिलता है उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हमारा मेन पर्पस. जो हमारा क्या बोलते हैं उसका, ये यूनिट, हम क्या यूनिट लगाते हैं वो मेन थिंग है. ओके, तो ये यूनिट हम जो लगाते हैं वो मेन है. तो वो जो यूनिट हम लगाते हैं उसके बेसिस पे हमको मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि हमारे आंसर के मार्क्स ज़्यादा नहीं होते कंपेयर टू यूनिट के मार्क्स ज़्यादा होते हैं इन न्यूमेरिकल्स. तो इन थर्मोडायनेमिक्स मैथमेटिकल्स नहीं देखा जाता. आपको जो न्यूमेरिकल्स की वैल्यू दी गई है उसको आप कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो और फिर उसको आप कैसे अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है. ओके, तो हमको ये वैल्यू मिली है दैट इज़ कॉल्ड 21. उसका बट एक यूनिट है, क्या है, 21 कैलोरी
पर मोल पर डिग्री। ओके, नाउ LV इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा HV इज इक्वल टू, क्योंकि LV इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा HV दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू क्या है, 21 इंटू TB कैलोरी पर मोल पर डिग्री। जो अबव इक्वेशन है, अबव इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, अबव इक्वेशन इज कॉल्ड टॉर्टन्स लॉ इक्वेशन, एंड जो 21 है वो क्या है, 21 इज कॉल्ड एज अ टॉर्टन्स कोएफिशिएंट। According to Tourton's view, for a many liquid ratio, value of molar latent heat of vaporization in calorie to their boiling point of liquid is almost कितना होता है, 21. It means हम अगर रेशियो लेते हैं LV that is called latent heat of vaporization divided by किसका लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, तो LV अपॉन TB अगर उसका हम रेशियो लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो हमको कितनी मिलती है, 21। ओके, 21 कैलोरी पर मोल पर डिग्री। यहाँ पे जो आपका यूनिट है कैलोरी पर मोल पर डिग्री, ये जो यूनिट है वो लगाना कंपलसरी है आपको। इन एग्ज़ाम में आपको ये भी पूछा जाता है SQ में कि टॉर्टन्स लॉ है उसका जो कोएफिशिएंट है उसके वैल्यू कितने हैं, तो आपको ओनली 21 नहीं लिखना है, उसमें लिखना है 21 कैलोरी पर मोल पर डिग्री, तभी आपको पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू टॉर्टन्स व्यू क्या होता है कि मैनी लिक्विड रेशियो, मोलर रेशियो जो होता है LV अपॉन TB दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, वो ऑलमोस्ट कितना होता है, 21 कैलोरी पर मोल पर डिग्री। ओके, ये जो लॉ है, दिस लॉ इज वैलिड और ट्रू, कि ये जो लॉ हमने पढ़ा टॉर्टन्स लॉ, वो टॉर्टन्स लॉ किस किस लॉ के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, ये जो टॉर्टन्स लॉ है वो टॉर्टन्स लॉ किस चीज़ के लिए वैलिड है और ट्रू है। ओके, तो पहला ये जो इसकी जो ये इसकी एप्लीकेशंस है उसमें कुछ ट्रू, इसमें कुछ वैलिडेशंस भी है, उसमें कुछ डेविएशन भी है कि ये लॉ है वो कौन से किस किस के लिए यूज़ किया जाता है, और ये लॉ है उसमें किस चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो फर्स्ट हम देख रहे हैं दिस लॉ इज़ ट्रू और वैलिड फॉर किस चीज़ के लिए, वूज मोलिकुलर वेट इज़ नियरर 100। ओके, हमको जो सम काउंट दिया जाता है उसका मोलिकुलर वेट कितना होना चाहिए, नियरर टू 100, मतलब 100 के अंदर होगा उसका ही हम ये क्या उसमें ही हम ये टॉर्टन्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। ओके, जिस भी लिक्विड का मोलिकुलर वेट 100 से ऊपर होगा उसमें ये टॉर्टन्स लॉ यूज़ नहीं होगा। तो फर्स्ट उनका जो वैलिडेशन है वो क्या है, जो है तो whose molecular weight is nearer 100। सेकेंड, हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, इट मीन्स जिस भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ओके, जैसे कि नाइट्रोबेंजीन है तो नाइट्रोबेंजीन का लिक्विड पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, तो जिस भी बॉइलिंग पॉइंट जिस भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट कैसे है, हाई है, उस पर हम टॉर्टन्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। और द थर्ड वन फॉर नॉन एसोसिएटेड लिक्विड, ओके, जो नॉन एसोसिएटेड लिक्विड होता है उसके लिए क्या होता है, ये टॉर्टन्स लॉ वैलिड है। तो टॉर्टन्स लॉ किस किस चीज़ के लिए वैलिड है, तो 3 चीज़ के लिए, वूज मोलिकुलर वेट इज़ नियर 100, हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, फॉर नॉन एसोसिएटेड लिक्विड। ओके, आपको ये सारी चीज़ें SQ, ये सारी जो चीज़ें होती है ना कि वैलिडेशन किस चीज़ के लिए वैलिड होता है, किस चीज़ के लिए वैलिड नहीं होता है, ये सारी चीज़ें एक लाइन टू लाइन याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज इसी में से आपको SQ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वूज मोलिकुलर वेट, सपोज़ कि ऐसा लिखा जाता है कि टॉर्टन्स लॉ है वो कितना तक मोलिकुलर वेट होना चाहिए तब तक वो वैलिड है, तो अगर आपको पता होना चाहिए कि 100 तक। ओके, फिर ये हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के लिए है कि लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, दैट इज कॉल्ड हाई बॉइलिंग। फिर अगर आपको ऐसा भी लिखा है ट्रू फॉल्स में कि एसोसिएटेड लिक्विड और नॉन एसोसिएटेड लिक्विड, तो फॉर किसके लिए है, नॉन एसोसिएटेड लिक्विड। ओके, तो ये हमने उसके क्या दिखे, वैलिड। ओके, कि ये वैलिड किस किस चीज़ के लिए है। सेकंड थिंग है डेविएशन, मतलब ये किस चीज़ में अप्लाई नहीं हो सकता, तो दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हीलियम। दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हीलियम, इट मीन्स H2 एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए ये एप्लीकेबल नहीं, बिकॉज वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ LV अपॉन TB इज़ लेस देन 21। ओके, इसकी जो वैल्यू और रेशियो है वो क्या होता है कि लेस देन कितना है, 21। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू है H2 एंड हीलियम की, इनकी वैल्यू मिलती है LV अपॉन TB की, वो 21 से भी कम मिलती है इसकी वजह से। सेकेंड थिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड इज ए लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड स्टेट फॉर H2O and
C2H5OH, that is ethanol. To break this bond, more energy is required in a liquid state. While in liquid state, water and ethanol, this Thornton's law is not applicable due to hydrogen bond. In a liquid state के लिए water and ethanol के लिए ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इसमें इसके जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी कैसी चाहिए, बहुत ज़्यादा, और एनर्जी हमको ज़्यादा चाहिए, और वो कितनी है, 21 कैलोरी पर मोल पर डिग्री. ओके, उसकी एनर्जी इतनी ही है. तो ये एप्लीकेबल हाइड्रोजन वाटर और इथेनॉल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. ओके, तो ये उसके क्या है, डेविएशन. तो डेविएशन क्या है, दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम बिकॉज द वैल्यू ऑफ LV अपन जो उसका रेशियो है LV अपॉन TB का, वो क्या है, लेस देन 21. ओके, नाउ द सेकेंड थिंग कि लिक्विड स्टेट में जो वाटर मॉलिक्यूल है और इथेनॉल है. ओके, तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी, उसकी जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको जो ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी कैसी चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, और वो एनर्जी उसको ज़्यादा चाहिए. इसीलिए ये टॉर्टन्स लॉ है, वाटर लिक्विड स्टेट में वाटर एंड इथेनॉल के लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो ये हमने देखी है, वो क्या है, उसकी वैलिडेशन एंड डेविएशन. ओके, तो ये हम वापस से हम देख लेते हैं एक बार टॉर्टन्स लॉ. तो ये क्या है, राइट, आपको ऐसे पूछा जाएगा, राइट नोट ऑन टॉर्टन्स लॉ एंड गिव एप्लीकेशन एंड गिव डेविएशन एंड वैलिडेशन. तो ये हमको दिया है डेस्पर्ट एंड रामसे नाम के साइंटिस्ट ने. ओके, और इसके बेसिस पे हम पूरा डेरिवेशन करते हैं उसका. ओके, और हमको जो उनका हमको मिलता है, दैट इज कॉल्ड LV. उनका जो इक्वेशन मिला है टॉर्टन्स लॉ इक्वेशन, वो क्या है, LV इज इक्वल टू डेल्टा HV इज इक्वल टू 21 इंटू TB. आप LV भी लिख सकते हैं और डेल्टा HV भी लिख सकते हैं. ओके, LV और डेल्टा HV बिकॉज बोथ आर दी सेम. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी है, इसलिए तो LV इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा HV. और 21 है, वो क्या है, उसका कोएफिशिएंट. ओके, तो वो क्या है, टॉर्टन्स कोएफिशिएंट. ओके, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 21 कैलोरी पर मोल पर डिग्री. ओके, और फिर हमने लास्ट में उसका क्या देखा, उसका मतलब ये कौन किस चीज़ के लिए वैलिड है और उसके डेविएशन क्या क्या है. ओके, तो ये वैलिड जो है, तो जिसका मोलिकुलर वेट 100 के नियर है वो उसके लिए, फिर जिसके हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है उसके लिए, फॉर नॉन एसोसिएटेड लिक्विड. और डेविएशन क्या है कि ये जो लॉ है उन किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं, बिकॉज इसकी जो उसका जो रेशियो है LV, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो रेशियो है उसकी वैल्यू इसकी कितनी आती है, इसकी जो वैल्यू है उससे कितनी है, 21 से लेस देन है. ओके, और हाइड्रोजन और लिक्विड स्टेट में जो हाइड्रोजन और इथेनॉल है उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन बिकॉज लिक्विड स्टेट में जो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर और इथेनॉल है, तो उसमें क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है, इथेनॉल में भी हाइड्रोजन है. तो उसको ब्रेक करने के लिए, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, और वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है. तो इसकी वजह से ये किसके लिए, ये टॉर्टन्स लॉ इथेनॉल और वाटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है. ओके, नाउ आज हमने 2 टॉपिक रीड किए. दैट इज़ द फर्स्ट वन, दैट इज़ कॉल्ड वांट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन. ओके, एंड नाउ द सेकंड हमने क्या किया, टॉर्टन्स लॉ. ओके, ये क्योंकि आपका जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें लिमिटेड सी थियरी है. ओके, अब जो आपका जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें 2 ही थियरी बाकी बची है, तो उसमें लिमिटेड थियरी है. तो उसकी वजह से आपको इसकी एवरी थियरी आपको कंपलसरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी थियरी एग्ज़ाम में आ सकती है, बट बहुत कम थियरी है और इजी भी है, तो आप इजीली कर सकते हो. तो आज हमने 2 कंप्लीट थियरी की है. द फर्स्ट वन इज़ डेराइव वांट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन एंड द सेकंड वन इज़ टॉर्टन्स लॉ. ओके, नाउ टू बी नेक्स्ट लेक्चर हम क्राफ्ट इक्वेशन हम कैलकुलेट करेंगे. ओके, टू बी नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, क्राफ्ट इक्वेशन.